किसी ने आज तक पूछा नहीं ज्यादा कि सीबीओ क्या होता है, बट थोड़ा नाम सुनने में भारी भरकम लगता है। बहुत ही विवादपूर्ण प्रश्न है ये। समटाइम्स करियर्स आल्सो चूज पीपल रादर देन पीपल चूजिंग करियर्स। वहाँ पे उस समय इतना बड़ा क्रैश भी आया, 2007 का भी क्रैश आया। उस समय आपके माइंड में गड़बड़ नहीं लगा कि यार गलत जगह पे तो नहीं फंस गया हूँ? एसआईपी ये एक रिग्रेट प्रोडक्ट है कि म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर है। एक मिस्टेक जो आप चाहते हो कि हर इन्वेस्टर तुरंत के तुरंत बंद कर दे। हेलो फ्रेंड्स, सो जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है, किस तरीके से हम बड़ा वेल्थ बना सकते हैं, और इसी टॉपिक को हमने डिटेल में इस पॉडकास्ट में कवर किया है विद अवर वेरी स्पेशल गेस्ट, जो कि आज जेएम फाइनेंशियल एएमसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। इनका फाइनेंस इंडस्ट्री में 25 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस। इनकी इस जर्नी में इन्होंने 2000 के क्रैश, 2007 के क्रैश, कोविड के क्रैश, सब कुछ देखा है। एंड इन्होंने इस लॉन्ग जर्नी में बजाज, ICICI, IDFC, Mirae Asset, and now he is serving to GM Financials as a Chief Business Officer. He is none other than Mr. Mayuk Datta. So thank you so much Mayuk ji for accepting our invitation. Let's start. तो वेलकम मयूक जी। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि CBO जिस रोल में आप हैं, 20-25 साल से आपने पूरी इस इंडस्ट्री को देखा हुआ है, इसका रोल एग्जैक्टली क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपका डेली लाइफ कैसा दिखता है? ओके, सो थैंक यू लोकेश फॉर दैट। किसी ने आज तक पूछा नहीं ज्यादा, किसी पॉडकास्ट में तो नहीं पूछा एटलीस्ट कि सीबीओ क्या होता है, बट थोड़ा नाम सुनने में भारी भरकम लगता है। ऐसा है नहीं, जैसे हर बिजनेस में होता है कि मैं अकेला नहीं, मैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ थोड़ा बहुत प्लानिंग हम लोग करते हैं आगे के लिए कि आगे अगले 1 साल 2 साल में हमारी कंपनी को किस दिशा की तरफ चलना चाहिए, किस तरह के मान लीजिए ब्रांच एक्सपेंशन करना है, या नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, या नई तरीके की कोई चीज़ करनी है, या पुरानी किसी चीज़ को दोबारा सामने लेके आना है। तो वो साल के जो 2 या 4 चीज़ें जो फोकस एरिया होती है, उसको एक बार फोकस एरिया को एक बार डिसाइड करने के बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट करना मेरा काम है। बेसिकली थॉट और एग्जीक्यूशन के बीच में क्या क्या करना है, सोचा तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन उसको करना कैसे है, और उसको फिर नापेंगे कैसे कि सही जा रहे हैं, सही दिशा पे है, सही गति और दिशा सही है कि नहीं। यही हमारा मेन काम तो यही है। ओके, सो ये तो हो गया अभी आपका रोल, और आपका ये इस रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफ कोर्स पिछले 20-25 साल का आपका अनुभव रहा है। ये फाइनेंस इंडस्ट्री चूज करने का क्या टर्निंग पॉइंट था आपके लिए कि नहीं ये इंडस्ट्री बहुत सही है, मैं ये चूज करना चाहता हूँ? बहुत ही विवादपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि मैं फाइनेंस में आने वाला नहीं था, और आज भी जो लोग मेरे को 30 साल से जानते हैं, जब मैंने ग्रेजुएशन आज से 31 साल पहले किया था, तब भी वो सोच नहीं सकते कि ऑफ ऑल द पीपल दे नो कि हाउ कुड आई कम इनटू फाइनेंस। बट हुआ ऐसा कि कभी कभी ये होता है कि करियर्स आर ऑन द वे दे गेट शेप्ड अप, कि नॉट बिकॉज कि हमने कोई चीज का चयन किया, हो सकता है जो चीज उसने शायद इंसान को चूज किया। समटाइम्स करियर्स आल्सो चूज पीपल रादर देन पीपल चूजिंग करियर्स। तो मैं सेकंड में आता हूँ वेयर द करियर चूज मी। मेरे कॉलेज में एक फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी आई थी, और मुझे उनकी प्री प्लेसमेंट टॉक पसंद आया, और जबकि मैंने शुरू में अप्लाई भी नहीं किया था, मैंने टॉक के बाद अपना CV को आगे बढ़ाना उचित समझा, और अगले 1 दिन या 2 दिन का वो इंटरव्यू शेड्यूल था, और उसके बाद उन्होंने मेरे को फाइनेंशियल सर्विसेज में ही मार्केटिंग का जॉब दिया। तो मुझे बेसिकली मार्केटिंग करना था, तो मैं प्रोडक्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज में आ गया, जबकि मैं किसी और में मार्केटिंग करना चाह रहा था। तो अब वहां से यहाँ पे ये चीज शुरू हुआ, धीरे धीरे करके। प्रोडक्ट फाइनेंस है, लेकिन उसको बात करने का तरीका बहुत यूनिवर्सल है, तो यही मेरा काम है। तो जब आप उसमें एंटर हुए, मैं आपका पूरा हिस्ट्री समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2000 के आसपास आप इस पूरे एरा में एंटर कर चुके थे। वहाँ पे उस समय इतना बड़ा क्रैश भी आया, 2007 का भी क्रैश आया। उस समय आपके माइंड में थोड़ा ऐसा गड़बड़ नहीं लगा कि यार गलत जगह पे तो नहीं फंस गया हूँ, ये सब कभी क्रैश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ डायरेक्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, या मतलब क्या आपका उस समय क्या माइंड चल रहा था जब आप इसमें एंटर हुए? क्योंकि आपने जैसे बताया कि उस समय प्राइमरी आपका ये गोल नहीं था इसमें एंटर करना, बट इसने आपको सिलेक्ट किया, आपने इनको सिलेक्ट करने, इस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने के बजाय इंडस्ट्री ने आपको सिलेक्ट कर लिया। तो वो जर्नी आपकी कैसी रही, वो शुरू के 10 साल? देखिए, मैंने अपना करियर शुरू किया था अपने ग्रेजुएशन के बाद 97 में, और उस टाइम पे एक क्रैश तो नहीं कहूंगा, बट एक बहुत हाई
इंटरेस्ट रेट का दौर चल रहा था, मतलब इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी तेज बहुत ऊपर था। और हम्म। महंगाई जब जहां पे तेज होता है तो नेचुरली उसको कूल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाए जाते हैं, ये बढ़ा जाए। इकोनॉमिक थ्योरी का वो होता है। तो 97 से लेके वो ब्याज दर बढ़ ही रहे थे, मैंने उसको हम्म। घटता हुआ नहीं देखा। लेकिन हम्म। मेरे लिए बहुत अच्छा क्यों था, क्योंकि मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, मेरे लिए तो रोज नया हम्म। सीखने के लिए था। तो वो हम्म। क्रैश है या नहीं है मुझे नहीं पता था, वो तो आज पता चलता है कि वो क्रैश था या जैसा भी था, या मार्केट उतने हाई नहीं थे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 92 93 के लिबरेशन, 91 के लिबरलाइजेशन के बाद मार्केट बहुत हाई रहा है। और मैं कैपिटल मार्केट से शुरू नहीं हुआ, मैं एनबीएफसी में शुरू हुआ। तो वहां पे हम्म। ऑलरेडी इन सब के, वो बहुत ही पीक के बाद की उसकी वापस नीचे की गिरावट शुरू थी। उस टाइम इतनी गिरावट इतनी तेज नहीं होती थी कैपिटल मार्केट में, टाइम लगता था हम्म। गिरते गिरते। फिर जाके 2 3 साल के अनुभव के बाद पता चला कि अब गति धीमी हो रही है। वो भी हम्म। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था, तो मैंने कहा चलो ब्रेक हम्म। लेते और पढ़ने हम्म। चला जाता हूँ। तो फिर मैं हम्म। 2000 में 97 से 3 साल काम किया, थोड़े पैसे बचाए, और फिर मैं हम्म। पढ़ने चला गया। तो तब तक क्रैश होता रहा। फिर हम्म। वो क्रैश को भी 2 साल हुए। जब मैं पास हम्म। आउट हो रहा था, और यकीन नहीं मानेंगे आप, अब सुनने में बड़ा वो लगता है कि जैसे ही हमारे एमबीए कॉलेज में 1.5 1 महीने के अंदर कैंपस में जब कंपनीज आती है ना प्लेसमेंट के लिए, तो हाँ जैसे हाँ उसकी हाँ। दौर शुरू होने वाला था, उससे 1 या 1.5 महीने पहले यूएस में 9/11 हुआ। तो हम्म। वहां से एक पूरी तरीके से एक दुनिया भर में एक डाउनफॉल, ग्लूमनेस आप बोल लीजिए, एक मार्केट गिरना, मतलब सभी के, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, सभी ने करेक्ट, अपने एक हाथ रोक पेसिमिस्टिक लिए। एनवायरनमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल अन हम्म। अन वॉलेटाइल मार्केट, कंपनी रहेगी नहीं रहेगी अनदर्स। तो हम्म। 2002 में उस तरह की परिस्थिति में निकले, तब फिर से वापस नौकरी मिलना मुश्किल, बट वही फिर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ने चूज कर लिया। तो वहां से फिर कभी उल्टा नहीं हुआ। आज, हम्म। लाइक आई ऑलवेज से, नोबडी लाइक्स चेंज बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट एट द स्टार्ट, मेसी इन द मिडल, एंड हम्म। होपफुली ब्यूटीफुल एट द एंड, राइट? तो वो आज करेक्ट। चेंज अच्छा लग रहा है, उस टाइम तो बहुत मेसी था। हम्म। कहने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि चेंज है जी, यू आर लर्निंग एक्सपीरियंस। भाई जब आप कॉलेज से निकल रहे और कंपनीज कह रही कि साहब आप हम रिक्रूटमेंट हाथ रोक रहे, तो आप कैसे किसी युवक को समझाएंगे कि दुनिया घूम रही है या इट इज चेंजिंग, ऐसा होता है, बट इट इज। हम्म। सो वी ऑल सर्वाइव फाइनली। तो वी आई ऑल्सो सर्वाइव। एंड 2004 में फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया, वहां से काफी कुछ चीजें चेंज हुई, वो अलग करेक्ट, आप कहानी है। आई थिंक 2004 में आईडीएफसी में आए, फिर वहां से आपने एक लंबा करियर मिराय सेट में लिया, फिर उसके बाद आईटीआई, एंड नाउ यू आर इन जेएम फाइनेंशियल्स। यस। आपने इस पूरे जर्नी को, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को कैसे इवॉल्व होते हुए देखा है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुरू में सारी वो चीजें करी जो आज गलती कहलाती है, बीच में वो अनुभव कहलाते थे। तो शुरू में सारे हाँ। कुछ किए, एसआईपी हाँ। ना करना, मार्केट को टाइम करना, ये सोचना कि जल्दी जल्दी साल भर में इन्वेस्ट करना, एसआईपी सही टाइम पे ना शुरू करना, और पर्याप्त मात्रा जो मैं कर सकता था उससे कम पे करना। मेरा एक हम्म। फिलॉसफी है जो मैंने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हम्म। मैं, आपने ये ऐसा जहन शुरू किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एसआईपी यूजुअली बाद में सीखा, ये बिल्कुल पर्सनल व्यू है कि ये एक रिग्रेट प्रोडक्ट है। हम्म। हम्म। ये हम्म। रिग्रेट प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि हम्म। 4 5 साल अगर आप इसको सही तरीके से चला गए ना, तो हम्म। आप हमेशा रिग्रेट करने के चांसेस ज्यादा है कि मैंने जब ये शुरू किया था तब मैं थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ा के कर सकता था। हम्म। राइट, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम्म। जिसने 1000 रुपए का शुरू किया वो एक्चुअली 1000 2000 रुपए आराम से कर सकता था। लेकिन शुरू हम्म। में क्या बोला? आई विल बी स्मार्ट, मैं इसको चेक करता रहूंगा, जब ये ठीक करेगा लेट मी ट्राई स्मॉल, लेट ये मी आपने स्टार्ट स्मॉल। तो ये वो आपने जो एकदम। 5 साल के बाद जब मैं देखता हूं ना, हाँ। हाँ। तो वो 5 साल के बाद मुझे मालूम है, जो मैंने पहली एसआईपी शुरू करी थी, मान लीजिए वो 2000 रुपए की थी, मैं उस टाइम पे 3,500 4,000 रुपए अफोर्ड कर सकता था। हम्म। हम्म। और वो 2000 रुपए एक्स्ट्रा आज मेरे लाइफ में बहुत बड़ा फैक्टर होता। हम्म। बट उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था, एंड हम्म। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज ऑलवेज इन हाइंडसाइट, हम्म। राइट? और हम दूसरे के सही बात। एग्जाम्पल से सीखना भी नहीं चाहते, उतना सुन लेते हैं, हाँ। लेकिन कहते हैं कि भाई ये मेरे लिए लागू नहीं होता है। तो तो ये पहली ये जो सीख है जो मैंने देखा है। ये जो आपने पॉइंट एक बोला ना, ये मैं भी फील करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ये मैं भी फील करता हूँ कि जब मैंने जॉब करना चालू किया, अपना स्टार्टअप वगैरह जो भी सब बनाना चालू किया, तो आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ, मुझे लगता है इतना पैसा मेरा बचता तो था, मैं उसको क्या इधर उधर कर रहा था। इससे अच्छा सिंपल एसआईपी में भी डाल दिया होता तो आज मेरे पास और भी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया होता।
बाकी और कुछ काम करने के लिए। बट ऑफ कोर्स आपने जैसा बोला कि वो हाइंडसाइड में ही हमेशा दिखता है, जब हो बिल्कुल। रहा होता है उस समय लगता है कि पता नहीं कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये। इसी एसआईपी वाले सेगमेंट को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके पूछूं, या बिगिनर की लैंग्वेज में एकदम पूछूं, कि ये जो एसआईपी का कल्चर आप देख रहे हो, आपने तो 2010 से एसआईपी का कल्चर देखा है धीरे धीरे किस तरीके से था, और आज ये इंडस्ट्री का एक तरीके से आप कह लो कि उसका एक अल्टरनेटिव वर्ड बन चुका है, सिनोनिम्स बन चुका है, म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी, इन्वेस्टमेंट यानी कि एसआईपी। तो इस कल्चर को आप कैसे देखते हो? क्या ये हैबिट में आ चुका है लोगों के, या सिर्फ एक ट्रेंड के तौर पे है और फिर से ये ब्रेक डाउन होने का चांस है? तो ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं आपके पिछले 10-15 साल के अनुभव के हिसाब। देखिए, मैं पुराने डेटा के ऊपर अज्यूम नहीं करता कि ये ट्रेंड फॉर लाइफ है। हम्म। राइट। इसका रीजन क्यों है? मैं सबसे ज्यादा प्रभावित होता हूं कि एक चार्ट है कि जहां पे दिखाते हैं कि इक्विटी मार्केट्स 90s के दशक से लेके यहाँ तक चलता रहा, और आज सिर्फ एक तरफा। आपने हम सब ने चार्ट देखा है बहुत बार कि करेक्ट, पहले करेक्ट। कहाँ था और क्या था। उसके अंदर उस चार्ट में मेरी सीक इज फ्रॉम 92 से लेके 2001 तक, 9 साल तक वो ग्राफ स्ट्रेट एक लाइन में ही था। हम्म। 10 साल के लिए कोई मान लीजिए मार्केट में बहुत खासा कुछ रिटर्न नहीं हुआ, इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। उस टाइम करेक्ट। आप एक एसआईपी अगर शुरू होता तो आप क्या बताते? मैं क्या बताता? उस यही टाइम किसी बताते को कि धीरज, बन ही नहीं हाँ, रहा। मतलब किसी का धीरज रुकवाना मुश्किल होता। अभी क्या है? करेक्ट। अभी जो है कि अभी आपने देखा है एक, बट उस टाइम और अभी में बहुत फर्क है कि नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो हम्म। अभी हम्म। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, हम्म। महीने के ईज भी बहुत ज्यादा है। उस टाइम एसआईपी करना, या 2006-8 तक एसआईपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि साहब आपके चेकबुक में 10 चेक के लीव्स आते थे और म्यूचुअल फंड 12 चेक मांगता था एसआईपी के लिए। ये आपके हम्म। श्रोताओं को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमने जब शुरू किया था तो 12 चेक देना पड़ता था, चेकबुक ही नहीं होता था। हम्म। ठीक है, आज वो कहीं पे कोई नहीं सोचता। आज आपके 5 से 10 मिनट के अंदर आई वुड अज्यूम कि जो आदमी म्यूचुअल फंड में नहीं है, हमारा ये वीडियो देखते हुए 10 जनों का केवाईसी हो जाएगा, और बाकी उन 10 जनों का एसआईपी शुरू भी हो सकता है। ये आप एकदम सही बोल रहे हो। तो पहले नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस अब बहुत ज्यादा है, और अवेयरनेस के साथ ईज बहुत ज्यादा है। ये डिजिटल के माध्यम से ये हुआ है। हम्म। राइट। सो आप नाउ कह रहे हैं कि ये ट्रेंड नहीं, ये हैबिट में ही फॉर्म हो ये रहा है, राइट? हैबिट में हैबिट ही बदल रही कन्वर्ट है। हो रहा है। हम्म। हैबिट डजंट मीन कि मेरी मैच्योरिटी और मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, क्योंकि हम्म। ऐसा भी सच है कि ईज के साथ मैं भी ये बिहेवियर देखता हूँ। कुछ एसआईपी कई सारे टाइम पे आज शुरू की जाती है, कुछ अगले दिन शाम तक बंद भी हो जाती हैं, और कुछ नहीं तो अगले महीने तक बंद होके दूसरे स्कीम में, दूसरे कैटेगरी में चली जाती हैं। करेक्ट। इसका मतलब क्या करेक्ट। हुआ कि बिकॉज जो ईज है शुरू करने में, वो ईज हम्म। बहुत जल्दी बंद करने में या बदलने में भी है। हम्म। हम्म। सो जो इसको मैं इस तरह मैंने किसी से बात करी थी और मैंने ये समझा कि बिहेवियर कैसे होता है। हम्म। आज अगर आप एक वेबसाइट पे, आप एक ऐप पे जाते हैं, शॉपिंग वेब ऐप पे, हम्म। हम्म। आपने वो एक सर्च डाला, आपको हम्म। 40 तरीके के विकल्प मिल जाएंगे। करेक्ट। राइट, कलर साइज सब मिल जाएगा। फिर आप हम्म। उसको अपने पेमेंट टर्म्स पे भी ले सकते हैं, ईएमआई पे ले सकते हैं, सीओडी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। आ गया, हम्म। अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, वापस भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो यू आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ द होल स्टार्ट टिल एंड। आपने खुद सर्च किया, यूज किया, नहीं रखा, रखा, आपकी मर्जी। वो आप इन्वेस्टमेंट के साथ इमीडिएटली नहीं कर सकते। हम्म। बिहेवियर वही है उसी हम्म। ऐप में। आप सोचिए लोकेश जी, आपने वही ऐप हटाया, दूसरे पे हम्म। चले गए, बट बिहेवियर हम्म। हमारा वही रहता है। चाहे हम न्यूज भी पढ़ते हैं, अगले में रील देखा, अगले में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, दूसरे में हमने कुछ शॉपिंग कुछ कर और ली। चीज़। हम्म। हम्म। सोच तो वही रह रही है ना। एक चीज बिल्कुल। कह रहा है कि आज लीजिए, कल अच्छा हम्म। लगे परसों रखिए, 2 महीने, 1 महीने, नहीं तो तुरंत वापस कर दीजिए। दूसरा विंडो ये कह रहा है कि एक बार लिया है, शुरू किया है, तो अगले 15-20 साल तक रहो। ये कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। आप ये जब एहसास करा रहे हैं तो मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि फास्ट, क्विक, ऑन द स्पॉट। यहाँ पे टाइम लेगा बिल्ड होने में। फास्ट एग्जैक्टली, चालू कर सकते हैं बट वेल्थ बनने में टाइम लेगा। एग्जैक्टली। तो वो दैट इज द वन। सो ईज है, हम्म। अवेयरनेस है, हम्म। एक्सपीरियंस अभी हो रहा है। ये अगर आपने बड़ा प्यारा ब्लाइंड स्पॉट बताया। ऐसे और भी कौन से आप ब्लाइंड स्पॉट्स देखते हैं जो जिसको आप मानते हैं कि ये सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है एक इन्वेस्टर के लिए या रिटेल इन्वेस्टर के लिए? जब आप उस तरफ बैठते हैं सीबीओ की पोजीशन पे, आप देख रहे हैं पूरा इतना फंड मैनेजमेंट हो रहा है आपके सामने,
तो सामने वाला क्या मिस्टेक करा जो आपको लगता है कि ये तो इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, कोई तो जाके इसको बता दे कि भाई ये काम तो मत करो। सी ब्लाइंड स्पॉट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये पूरा जो सबसे बड़ी चीज जो इस दो तीन बड़े यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। पहला ट्रूथ इस बिजनेस में बहुत ज्यादा है, मतलब द शटलिंग बिटवीन फियर एंड ग्रीड। फियर ये भी होता है कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वो गलत निकल गया तो मेरा एक टाइम लॉस हो गया ना। करेक्ट करेक्ट। राइट, सो एक फियर होता है। दूसरा फियर ऐसा भी होता है कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो फियर बहुत जबरदस्त है। राइट, कि सब लोग उस शो के लिए गए, सब लोगों ने वो मूवी देख ली, सब लोगों ने वो कॉन्सर्ट के बारे में रील भी डाल दी, तो मैं नहीं डाल पाया। तो वही चीज फियर इन्वेस्टमेंट में भी होता है। ग्रीड में ये होता है कि अरे पड़ोसी का बन गया। सो मेरा जैसे नहीं बना। एक बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट के एक नामी गिनामी लेखक स्पीकर रहे, उन्होंने बोला था ना, द वर्ल्ड डज नॉट मूव ऑन ग्रीड, इट वर्क्स ऑन एनवी, विच इज राइट। आपका 10-8% रिटर्न तब तक बहुत अच्छा है आपके लिए जब तक पड़ोसी को 14% मिलना ना शुरू हो। सही बोल राइट, रहे हो आप। सो इट इज एनवी। सो उसको मिला, मुझे कैसे नहीं मिला? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि हो सकता है मिला हो या नहीं मिला हो, ये भी नहीं पता। आपने बोला मैंने सुन लिया, जरूरी थोड़ी ना कि वो हुआ हो। मिलेगा, हाँ। राइट, सेकेंडली इज दैट कि व्हाट इज द कॉस्ट फॉर इट। राइट, द कॉस्ट कुड बी वॉलेटिलिटी। एक चीज कि भाई अगर आपको 14% रिटर्न चाहिए तो आपको उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हो तैयार सकता है मेरा बॉडी उसके लिए तैयार ना हो। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। कुछ दवाइयां होती है जिसके लिए डॉक्टर साथ में एक वो देते हैं, क्या कहते हैं, क्या कि आपका पेट खराब एंटीबॉडीज। ना हो, हाजमा खराब ना हो, तो उसके साथ देते हैं कि 200 mg तक ऐसे ले लो, 600 mg में साथ में हाजमे की दवाई लो। करेक्ट राइट, करेक्ट। सेम थिंग इज एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, कि आपको एक्स कैटेगरी ने 20 साल में 13% का रिटर्न दिया, दूसरे ने 16 दिया, तो आपको 25% ज्यादा रिटर्न मिला 16 में। करेक्ट। तो आप क्यों 13 पे आएंगे? रिवर्स तो पहला क्वेश्चन तो मन यही लोकेश जी होगा कि शुड बी 16 वाला मिल आस्किंग। जाता। हाँ, तो रिवर्स क्वेश्चन लोकेश जी शुड बी आस्किंग कि ठीक है भाई, ये भी, ये इसने 13 दिया, इसने 16 दिया, कॉस्ट क्या है इसका? मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे क्या देना पड़ेगा? तो वो पहला चीज जो देना पड़ता है, हो सकता है वॉलेटिलिटी झेलने की क्षमता उसकी रही, वो डगमगाया नहीं, तो वो फियरफुल नहीं हुआ। राइट, सो दैट कुड बी वन कॉस्ट। एक जो 16% है उसकी सालाना वॉलेटिलिटी मान लीजिए 7%, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। जिसने 13% दिया वो शायद 4.5% वॉलेटाइल है। हाँ, इसको और तो भी एकदम पर्सपेक्टिव में डाले तो जैसे लार्ज कैप है और स्मॉल कैप को कंपेयर किया जाए तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है स्मॉल कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया, बट जब उसका वोलेटिलिटी वाला पीरियड आता है तो फिर आधे मैं लोग एक्चुअली कैप्स मैदान का ही छोड़ के भाग एग्जांपल दे रहा था, बिना नाम लिए। आपने नाम लिया, बिल्कुल ठीक है। जाते। तो ये Right, so एक्चुअली होता है। this is one thing, is that volatility. What is the cost I have to pay? Second is most important and the easiest cost to pay, and which we miss out. And blind spot number one is कि समय है, टाइम देना पड़ेगा। आप किसी भी मैथमेटिकल टर्म पे देख लीजिए, जिसको अब मैं कॉम्प्लिकेट करता हूं क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एन, जिसको भी ये फॉर्मूला पता है, उसमें होता है एन। एन इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। करेक्ट आप कितनी देर बने रहते हैं। करेक्ट ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। सारी दुनिया वॉरेन बफे की बात करती है। करेक्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से उनके सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस का फर्क इस बात पे नहीं पड़ता है कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियां ली है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत वाद विवाद है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो उसको एक बार हटा देते हैं। सबसे बड़ी चीज जो इस तरह के इन्वेस्टर सिखाते हैं कि वो इंसान 12-13 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो गया था, आज वो 90 से कहीं ऊपर है, आई डोंट नो एग्जैक्ट एज। तो उन्होंने, उनकी इन्वेस्टमेंट टेन्योर इज लिटरली फॉर एवर। अब मैं आप बात करेंगे कि सर 5 साल के लिए लगाना चाहिए, 10 साल के लिए लगाना चाहिए, 20 साल के लिए लगाना चाहिए। लोग उनके एग्जाम्पल से ये पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका एग्जाम्पल एक पेज पे खत्म हो सकता है। एंड द फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एज अ रीडर इज द ओनली वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम हिम इज he started early. And stayed till last.
हाँ, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज, एंड ही स्टेड इन्वेस्टेड अभी भी। और कोई फिलहाल उनका मूड नहीं है एग्जिट करने का। एग्जैक्टली, ही हैज सीन प्रोबेबली 7 या 8 उन्होंने मार्केट क्रैश देखे, बड़े वाले, और बड़े का मतलब होता है 30-40% के ऊपर। करेक्ट। 73 देखा, जितना तो मुझे पता है, 73 के पहले वाले तो मुझे पता भी नहीं होंगे, मैं 73 हम्म। बता सकता हूँ। 88 बताया उन्होंने, .com देखा उन्होंने, 9/11 देखा उन्होंने, सारे देखे, बट उनका हम्म। पैसा बना। तो सीखने वाली बात क्या है? स्टार्टेड अर्ली, हम्म। स्टेड इन्वेस्टेड। जब भी स्टार्ट करें वहां से लंबे समय तक रुकने का बिल्कुल, एक हिम्मत लेकर के उतरना पड़ेगा। सो बिल्कुल। इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और इसी चीज को फिर से मैं अगर मैं पूछूं कि ये बहुत डिफॉल्ट नेचर है फास्ट रिटर्न की तरफ अट्रैक्ट होना है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये एक बहुत डिफॉल्ट नेचर है। और जब पर्सन पहली बार मार्केट में एंटर करता है तो अक्सर वो म्यूचुअल फंड के रूट की बजाय स्टॉक के रूट से एंटर करता है पहला जी, उसका, क्योंकि उसको चारों तरफ से वीडियोस और सारी चीजें यही देख करके लगता है कि अरे यहां तो सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। तो जब भी कोई पहला अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हो उसको अपने माइंड में क्या रखना चाहिए, जब भी चालू करे, बट क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से कि अच्छा मैं क्या करूं? देखिए, पहला जो अमाउंट होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि इन्वेस्टर के लिए ऐसा है कि वहां पे किसी भी तरीके की रिस्क आपकी असल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी खराब होता है, करेक्ट। और आपको विश्वास भी उठ जाता है। करेक्ट। करेक्ट। तो बट वो विश्वास उठने के 2 कारण हो सकते हैं, कि हम्म। इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो गया या इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल हो गया। हम्म। हम्म। गलत जगह का कोई इलाज नहीं है, देन या तो वील हैव टू फॉरफिट और से कि हमने, बहुत सारे लोग कुछ इस तरह के स्कीम्स में लगा देते जो रेगुलेटेड नहीं है, मैं नाम नहीं हम्म। लेके बोलना चाहता, बट रेगुलेटेड नहीं है, आपने उसमें पैसा लगाया, किसी ने बोला, जान हम्म। पहचान वाले ने, आपने लगाया, उसमें बना नहीं ना, वो हम्म। अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है। करेक्ट। राइट, तो वहां पे आपको प्रिंसिपल या कोई चीज वापस आने की उम्मीद कम ही होती है, क्योंकि उसका कोई हम्म। लीगल वो नहीं है। वॉलेटाइल चीज से आपको नहीं डरना चाहिए। यही वो चीज फर्क है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार पूछ लीजिए कि भाई अगर वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो क्यों दे रहा है। हम्म। मैं तो हमेशा ऐसे पूछता हूँ। आप, अच्छा, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ आपके श्रोताओं के लिए समझने के लिए। हम्म। जब कोई होम लोन आप लेने जाते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं? सबसे कम इंटरेस्ट। करेक्ट। उसके लिए आपको 3 दिन 4 दिन अगर उसका सर्विस खराब है तो चलेगा ना? हाँ, मेनली तो मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा कम खराब इंटरेस्ट है नहीं मिल। होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन कम इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स एक बार वो ऑटोमेट में आप चला थोड़ी गया देर तो के लिए, हम ऑटोमेटिक लोग, बंद। हम और आप थोड़ा थोड़ा सा मीडियम लेवल सर्विस और सब संभाल लेंगे, राइट? कम ब्याज जा रहा है हम्म। अपनी जेब से। करेक्ट। कोई तो है जिसको सिमिलरली रिटर्न में उल्टा कर लीजिए, कोई ज्यादा दे रहा है, करेक्ट। तो फिर पूछना चाहिए ना कि वो ज्यादा कैसे दे रहा है। भाई, जब मैं सही बात है। पैसे पैसे में जब मैं उधारी पे लेने जाता हूं तो मुझे सबसे सस्ता वाला ब्याज वाला वो चाहिए, राइट? बट करेक्ट। जब मैं पैसा दे रहा हूं, व्हेन आई एम द गिवर एंड आई वांट द हाईएस्ट रिटर्न, आई शुड आस्क व्हाट इज द कॉस्ट फॉर इट, दैट्स इट। और सारी अच्छे क्वेश्चन पूछने से निकल आते हैं कि सर इसमें वॉलेटिलिटी है, इसमें कई बार ऐसा होता है सर कि 6 महीने या 6 साल के लिए आपकी रिटर्न उतनी अच्छी नहीं आती, बट लंबे दौर में रहता है। तो पहला चीज गॉट इज दैट टेक स्मॉल बेट्स, जिससे कि इट। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम है, ताकि कोई चीज अगर नहीं चला आपकी उम्मीद के हिसाब से तो इट विल नॉट हर्ट यू एज मच। डोंट टेक वेरी लार्ज बेट स्ट्रेट अवे, सो दैट वो पैसे जाने की वजह से आपका पूरी जीवन शैली, आपकी घर की हालत, सब कुछ पे फाइनेंसेस। इम्पैक्ट है। आप थोड़ा कम शुरू करिए। सो प्रोटेक्शन इज ऑलवेज गुड। फर्स्ट, यू हैव टेकिंग स्मॉल बेट्स। जब आप कंफर्टेबल हो जाए तब आप तब फिर आप करिए। बढ़ा सकते। आप छोटे अमाउंट से शुरू करिए। आपको अगर शेयर्स लेना है तो आप अच्छे कंपनी के 1 शेयर 2 शेयर लीजिए, चखिए, राइट? गॉट अगर आपको ठीक लगता है, यही सबसे बड़ी अच्छी बात और कभी कभी नॉट सो अच्छी बात अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज है कि आप एक यूनिट से शुरू कर सकते हैं। आप एक यूनिट ऑफ रियल एस्टेट भी बड़ा अमाउंट होता है साहब, इट। 25 30 40 लाख एंड अबव होता है, बट एक यूनिट ऑफ वन फाइनेंशियल सर्विसेज इतना खराब नहीं है। चाहे आप गॉट एफडी इट। समझना चाहे, शेयर समझना चाहे, या म्यूचुअल फंड, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स। इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जैसे मान लो कोई स्टॉक से चालू भी करता है ना, क्योंकि सबकी एक अपनी एक जर्नी है जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है अभी तक, कि वो स्टॉक से चालू होते हैं, फिर पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास करते हैं, फिर जाकर के समझ में आता है कि पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड मुझे बना के दे रहा है। बट पहले दिन ये क्लियर नहीं होता, पहले दिन ये लगता है कि म्यूचुअल फंड तो स्लो प्रोसेस, स्टॉक में मैं फटाफट थोड़ा सा कर सकता हूं। इस बिहेवियर को आपने कैसे इवॉल्व होते हुए देखा? कितना समय लगता है ये बिहेवियर इवॉल्व होने में, जब पर्सन एक खिलाड़ी
फिर उसको समझ में आता है उसको टीम बनानी है और एक बैलेंस टीम बनानी है, तब वर्ल्ड कप जीतेंगे। लवली। इसलिए कि सिर्फ विराट कोहली ले लूंगा तो मेरा सारा काम हो जाएगा, तो ये आपने एग्जैक्टली। इवॉल्व होते हुए देखा है। बिल्कुल होते हुए देखा है। शुरू में दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं, मैंने भी किया है, शेयर्स लेने की कोशिश करी, जो कि हाँ। सब हॉट नाम था उस वक्त, इसी वजह हम्म। से कहीं ग्रीड था कि जल्दी पैसे बन जाए। हम्म। राइट, एक का दो, दो का डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, और उस चक्कर में वो पैसे मिले भी नहीं। सबके हम्म। साथ हुआ है, तभी सीखा है कि म्यूचुअल फंड ही सही है। मैं शेयर्स लेने के लिए मैं अपना एक नुस्खा बताता हूँ। हम्म। आप एक शेयर खरीद रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक लिक्विड एसेट ले रहे हैं, कि मैं खरीद भी सकता हूँ, कल बेच भी सकता हूँ, विच इज ट्रू। बट हम्म। उसके अंडरलाइन आप एक कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, आप मान लीजिए जिस गली में रहते हैं वहां पे हम्म। सामने एक दुकान बिक रही है, आपको वो हम्म। दुकान अगर खरीदना है, तो आप क्या हम्म। करोगे? पता करोगे भाई कितनी, क्या रूल्स अच्छी रेगुलेशन दुकान है, है। प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अरे ये तो कितनी पता वॉक-इन्स रखूंगा ही। है, कितना चलता हम्म। है, कितने लोग, कितना ट्रैफिक है, राइट, एक कागज पे लिखेंगे आप। करेक्ट। या फिर समझदार आदमी होगा वो एक्सेल पे डालेगा, कुछ कैलकुलेशन करेगा। जब भी आप करेक्ट। एक शेयर ले, मैंने यही समझा है कि आप एक कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं, आप हम्म। आधा पेज, एक पेज उस कंपनी के बारे में लिख सकते हैं। हम्म। कैन यू राइट डाउन व्हाट दिस कंपनी डज, व्हाट आर इट्स स्ट्रेंथ्स, हम्म। इसके कंपटीशन क्या है। बस कुछ नहीं, 5-6 लाइन खुद ब खुद कंपनी के बारे में आपको लगता है या मुझे लगता है कि पता है, क्या मैं लिख सकता हूँ उसके बारे में, लिख के रख लिया, तो हम्म। अपने आप पढ़ के देखा कि भाई मुझे कुछ पता है। सो क्योंकि हर एक स्टॉक प्राइस के पीछे एक बहुत बड़ी या एक बहुत छोटी कंपनी है जो इंसान करेक्ट। चला रहे हैं। करेक्ट। तो वो क्या करती है, वो एक बार अगर आपके समझ में आ गया, तो यू आर बेटर ऑफ, और प्रॉब्ली यू विल नो अबाउट स्टॉक्स। इट्स नॉट द हम्म। प्राइस अलोन। अगर आप ये तो नहीं कर सकते, आपके पास समय हम्म। नहीं है, इंटेंट नहीं है, और शायद मेरे जैसे के लिए एबिलिटी नहीं है कि मैं कंपनीज के बारे में लिखूं, हम्म। तो इट इज बेटर कि मैं किसी के म्यूचुअल हाथ में फंड। पैसा देता हूं। भाई हम्म। आप देख लो कि ओवरऑल इस पैसे की एलोकेशन क्या होनी चाहिए, वो आप एक पे लगाते हो या म्यूचुअल फंड के तौर पे आप एक टीम ऑफ बैलेंस प्लेयर्स ले रहे हो कि नहीं, वो आपके ऊपर काम है। मेरा काम कुछ और है। हम्म। तो मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता हूं इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास ना टाइम है, ना हम्म। समझदारी है कि मैं हर कंपनी को ट्रैक करूं। एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, एंड सामने जो कर रहा है उसके लिए फुल टाइम वर्क है, मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए शायद वो पार्ट टाइम वर्क है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस जनरेट कर देता है। बिल्कुल है। आपने जैसे पहले पूछा कि सीबीओ क्या करता है, मैंने इतनी सारी चीजें बताई 3-4 मिनट उस पे, तो उसके बाद हाँ। कहाँ टाइम निकलेगा कि मैं कंपनी भी ट्रैक करूं या कहाँ इन्वेस्ट करूं। म्यूचुअल फंड में डालना मेरे लिए ठीक है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि कैसे सिंगल स्टॉक से जर्नी धीरे धीरे बढ़ते वक्त पोर्टफोलियो, एंड पोर्टफोलियो के बाद म्यूचुअल फंड। आई थिंक एक बार जब पर्सन को पोर्टफोलियो समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड बहुत आसान हो जाता है समझना, उसके लिए नो ब्रेनर हो जाता है। एक्चुअली मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने भी वही जो आप बोल रहे हो स्टॉक से चालू किया, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, ये सामने वाला मेरे लिए प्रोफेशनल पर्सन बना रहा है, तो मैं उसमें क्या इतना 3-5 कर रहा हूँ। लेट्स गिव हिम मनी एंड लेट मी फोकस ऑन माई एजुकेशन वाला पार्ट जो मेरा मेन काम है। तो ये ऐसे करके इवॉल्व होता गया। बट मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे मिसअंडरस्टूड चीज क्या है, जो आपने किसी से सुना हो, देखा हो, या बात करते वक्त आपको समझ में आया हो कि यार ये तो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, एक न्यू इन्वेस्टर के लिए या एक जो बंदा अभी जस्ट चालू कर रहा है। म्यूचुअल फंड के बारे में एक दो ऐसे मैं देखता हूं जो चीजें शायद विद टाइम चेंज नहीं हुआ है, कि लोग अभी भी इसको सेल ऑन हाई मानते हैं हम्म। रादर देन बाय ऑन लोज है। तो ये अभी हम्म। भी प्रॉफिट बुकिंग का लोगों के मन में जरिया है, कि ये इसको अंडरलाइन लेते हैं कि जैसे स्टॉक ऊपर जाता है ये बहुत उतना तेजी से नीचे आता है, ऊपर जाता है, म्यूचुअल फंड भी वैसा ही है। और म्यूचुअल हम्म। फंड का मतलब इक्विटी होता है। हम्म। म्यूचुअल फंड अपने आप में, मतलब बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल जो मैं मीट्स में देता हूँ वो ये है कि म्यूचुअल फंड के मतलब होता है कि आपने 3-4 अलग अलग टाइप के ड्रम रखे हुए हैं, और उसमें हम्म। पानी इकट्ठा हम्म। किया जा रहा है। हम्म। हर ड्रम के बाहर लिखा हुआ है कि इसका पानी पीने के लिए है, ये पानी आग बुझाने के लिए है, ये पानी नहाने के लिए, और वॉट एवर। सो हम्म। ऑब्जेक्टिव इज गिवन एंड यू कलेक्ट हम्म। मनी इनटू इट। अब आपको हम्म। जिस हिसाब से जरूरत है आप उस हिसाब से उस ड्रम में पैसा डालिए। हम्म। बहुत सिंपल तरीका तो ये, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है भाई ये। और हम लोग ये समझते हैं म्यूचुअल फंड का मिथ में, कि सबसे पहला मिथ कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी होता है, हम्म। या म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ एसआईपी होता है, या एसआईपी हम्म। म्यूचुअल फंड से अलग होता है। हम्म। सो द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज म्यूचुअल फंड अपने आप में एक जरिया है, सिर्फ
इक्विटी नहीं, कई सारे और तरीके के इन्वेस्टमेंट विकल्प के लिए। सबसे आसान तरीका ये समझने के लिए कि गोल्ड के लिए आपको सिर्फ गोल्ड फिजिकल नहीं लेने की जरूरत है, आप ये म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ले सकते हैं। बेसिकली यू आर सेइंग कि म्यूचुअल फंड को जब लोग देखते हैं तो इक्विटी समझ के देखते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें इक्विटी, रियल स्टेट, डेट और मल्टी एसेट, ये कमोडिटीज, सारी अब धीरे चीजें धीरे इन्वॉल्व। कमोडिटीज आ रही है। ये आर्बिट्राज एक तरीका है म्यूचुअल फंड के लिए। डेट बहुत बड़ा पार्ट है, हम भूल जाते हैं डेट के बारे में। और अब नए रेगुलेशन आ रहे हैं जिससे कि आप और चीजें कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, आप कुछ हद तक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल थ्रू फंड ही से कर कर सकते हैं। और उसके वेरिएशंस है, जैसे कि गिफ्ट सिटी या सो ऑन। तो आप उससे पैसा ले भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, जा भी सकता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो म्यूचुअल फंड का, दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जो म्यूचुअल फंड ऑलवेज विन्स आउट, इज दैट ए, इट इज हाईली रेगुलेटेड एज अ कैटेगरी, हम्म हम्म राइट? सो इवन आई रिमेम्बर, एक म्यूचुअल फंड था, मैं नाम नहीं लेता हूं, जिन्होंने इंडिया में बिजनेस शुरू किया। फिर उन्होंने एक स्कीम रखा 25 साल तक, वो क्लोज एंडेड फंड था। 15 साल तक उन्होंने और कोई बिजनेस नहीं किया इंडिया में, उन्होंने बेचा भी नहीं। लेकिन वो एक स्कीम चलाने के लिए उनकी सेटअप इंडिया में बना रहा। हम्म कहने का मतलब है कि आप रातों रात बंद करके जाना भी आसान नहीं है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपका पैसा एक ट्रस्ट मैनेज कर रहा है जो कि मैनेजर से अलग होता है। तो उसकी स्ट्रक्चरिंग में ऐसी कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टर को एक फायदा देता है, लेकिन ये है टेक्निकल, इजीली समझ में इसको नहीं आता है। इसके स्ट्रक्चरिंग पे मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगा, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में उसी तरफ बढ़ेंगे। बट जो थोड़ा टॉपिक आपने टच किया, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो, एसेट लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन हो, आपने बताया गोल्ड भी अगर लेना हो, रियल स्टेट भी लेना हो, या फिर इक्विटी भी लेना हो, डेट भी लेना हो, सब कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर आता है। इट्स लाइक अ मॉल जहां पे आप सारे एसेट क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड छोटे से छोटे यूनिट में। तो क्या प्रोडक्ट ज्यादा जरूरी है एक इन्वेस्टर के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें उसको लग रहा है कि यही मेरे लिए सब कुछ करके देगा, या फिर एक एसेट एलोकेशन का अप्रोच? कौन से अप्रोच को आप बेहतर मानते हो एक इन्वेस्टर के नजरिए से? देखिए, एसेट एलोकेशन तो होना चाहिए। होता है कि नहीं वो अलग बात, दैट इज डेफिनेटली व्हाट इट शुड बी, बिकॉज फाइनली जो आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं ना म्यूचुअल फंड अपने अंदर, एसेट एलोकेशन भी तो वही डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना। करेक्ट, करेक्ट। राइट? सो एसेट एलोकेशन आप कर ही रहे हैं। आपका फंड मैनेजर या प्रोफेशनल मैनेजर फंड में, चाहे किसी भी तरीके का फंड हो, वो भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तो वो रिस्क को स्प्रेड कर रहा है। तो वही एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन आप भी करते हैं। अब हम एसेट एलोकेशन को क्या मानते हैं कि हमने एक ही तरीके के 4 तरीके के इक्विटी फंड्स ले लिए और उसको डाइवर्सिफिकेशन मानते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो वो तो आपने अलग अलग मैनेजर्स पे आपने थोड़ा लिया या अलग फंड हाउस पे लिया, है तो अंडरलाइंग आपका इक्विटी ओनली। करेक्ट। एसेट एलोकेशन एक्चुअली होता है जहां पे आपने ये माना कि मैं किसी भी एसेट को ओवर एलोकेट नहीं करूंगा अपने सिस्टम में। दैट इज व्हाट अ राइट एसेट एलोकेशन इज, राइट? सो करेक्ट। दैट इज वेर इट इज। सो ऐसे कई लोग जो मैं जानता हूं जिनका कई सारा उनके पैसा लाइफ में डेट में या फिर सिर्फ रियल एस्टेट में लगा हुआ, क्योंकि वो उससे ही बहुत कंफर्टेबल है। तो उनके लिए रियल एस्टेट में एसेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे प्लॉट लिया है, वहां पे घर लिया है, वहां पे सो ऑन या कुछ लिया, राइट? करेक्ट। आप मिलते हैं ऐसे लोगों से बिकॉज दे आर बिल्कुल। कंफर्टेबल विद इट। एसेट एलोकेशन का पहला चीज होता है कि आप डाइवर्सिफाई करिए अक्रॉस कैटेगरीज, और उसको करने का रीजन ये है कि हर चीज हर वक्त नहीं चलता है। अपने थाली में हर चीज की जगह होनी चाहिए। दैट इज दी फर्स्ट थिंग। हर चीज एक साइक्लिक नेचर में जाएगी। कभी गोल्ड चलेगा, कभी 100% रियल जाएगा। स्टेट चलेगा, कभी इक्विटी चलेगा, कभी डेट भी बहुत अच्छा रिटर्न दे करके जाता है भूल एज जाए, कंपेयर टू अदर एसेट्स। रियल एस्टेट का कई लंबे सालों का साइकिल होता है, इक्विटी का कम होता है। तो ये चीज तो जी अनुभव के साथ ही लोगों को समझ में आता है। तो ये जर्नी हमने कवर की कि कैसे एक पर्सन सिंगल स्टॉक से चालू होते हुए फिर पोर्टफोलियो से उसको म्यूचुअल फंड समझ में आता है, म्यूचुअल फंड से फिर एसेट एलोकेशन उसके लिए आसान होने लगता है। इसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट आते रहते हैं, जैसे कि थीमेटिक फंड है, या फिर हाइब्रिड है, या फिर एसआईएफ है, जो कि काफी हद तक आ रहा है मार्केट में। और एनएफओ बहुत सारे आते रहते हैं कि ये एनएफओ, वो एनएफओ, ऐसा वैसा। तो उस समय इन्वेस्टर अपने आप को कैसे काम डाउन रखे कि मैं इसको अप्रोच करूं या ना अप्रोच करूं? आप अपने आप को कैसे काम डाउन रखते हैं कि अच्छा ये अप्रोच रखो तो ये यूनिवर्सल फिट होता है, एज कंपेयर टू जस्ट इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उसमें लगातार इंडल्ज होते रहना? देखिए, इसमें कोई
गलत बात नहीं है कि इन्वेस्टर को इन चीजों के बारे में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन सीख करना गलत है। आप हम्म। बिल्कुल आंख कान तो नहीं बंद करके आपको रहना चाहिए। पता करेक्ट। जरूर हो तो ठीक है, हम्म। और बहुत हम्म। गहराई में नहीं पता है तो भी ठीक है, आई वुड से। हम्म। बट आपको हम्म। जनरली इतना पता हो कि ये कैटेगरी है, इस तरह के फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तब आपको डेट हम्म। फंड के बारे में भी पता चलेगा, आपको थीमेटिक हम्म। फंड के बारे में भी पता चलेगा, आपको करेक्ट। हाइब्रिड फंड के बारे में पता चलेगा। तो क्या ये गलत है? हम्म। नहीं, कोई भी गलत नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन हम्म। आपकी जरूरत में फिट होता है कि नहीं, हम्म। दैट इज हाउ यू डिसाइड कि इसको डालना चाहिए कि नहीं। जैसे थीमेटिक फंड के बारे में आपने जिक्र किया, मैं बता देता हूँ थीमेटिक फंड में क्या होता है कि वो एक थीम या एक स्पेसिफिक सेक्टर की तरफ वो पैसा लगाता है। अब करेक्ट। ये मेरे को वहां लगाने वक्त क्या हुआ, मतलब कि साहब इक्विटी मार्केट पूरा चल गया, लेकिन हम्म। वो जो सेक्टर है वो नहीं चला। अब वहीं पे हम्म। दुर्भाग्यवश मैंने वहीं पैसा लगा रखा था, क्योंकि वो 2 साल हम्म। पहले जब मैंने लगाया था तब वो हॉट था, अब वो हम्म। नहीं है। हम्म। राइट, तो वो चीज समझना पड़ेगा कि इन चीजों की साइकिल कैसी है। हाइब्रिड फंड बहुत अच्छा फंड है, होना चाहिए, लेकिन हम्म। लोगों को क्या होता है, वो हाइब्रिड फंड में डालते हैं लेकिन इक्विटी की अपेक्षा रखते हैं, तो वो नहीं होगा। हम्म। बट जब वो गिरता है तो वो कम गिरता है, बट जब सब कुछ गिर रहा है तो आप इतने मायूस है कि ये कम गिरा है तो उसको भी नकार दिया कि कम गिरा तो क्या हुआ, गिरा तो है ही ना। अब सही ये, बता रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही बता रहे तो हर एक की जगह है, अपनी जगह पे एनएफओ आते हैं, जरूर हैं। पता करिए। तो यहीं पे कहीं ना किसी से परामर्श अगर करने की, अगर मेरे पास वो ऑप्शन है तो जरूर वो चीज है कि मेरे लिए वो जरूरी है कि नहीं। हर हम्म। चीज जो रिलीज होती है वो मेरे लिए जरूरत नहीं है, बट जितना मेरे से मेरा पोर्टफोलियो बन जाए वो उतना ऑलरेडी है सिस्टम में। गॉट इट। एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि इसमें जस्ट टू कंप्लीट द पॉइंट कि यहाँ पे आप ऐसे कोशिश करें कंट्रोलेबल्स और नॉन कंट्रोलेबल्स को सेग्रीगेट कर। हम्म। सो इफ आई वर गॉट टू इट। से कि कंट्रोलेबल का मतलब क्या है, कि हम्म। मैं कितनी बचत कर रहा हूं, हम्म। हर साल मेरी आमदनी कितनी है, मेरी इनकम क्या है, उसका क्या परसेंटेज मैं सेव कर रहा हूँ, क्या मैं डाइवर्सिफाइड हूँ। हम्म। कुछ मैंने सोच के डाला था, उस हम्म। टाइम मेरी अजम्पशन कुछ और थी, आज वो नहीं चला या चला तो मुझे क्या करना चाहिए। ये कंट्रोलेबल्स है। हम्म। अनकंट्रोलेबल्स क्या है, मार्केट का सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है, हम्म। दुनिया क्या ब्याज दर किधर है, कल मार्केट हम्म। क्या होगा। अब इसके बारे में तो मेरे कंट्रोल में है भी नहीं, अगर मैं कोई व्यू दे भी दूं कोई भी नहीं हम्म। उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता। सो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव योर कंपाउंडिंग, हैव योर कंट्रोलेबल्स अंडर योर कंट्रोल। अंडरस्टूड। बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करना है, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वहां पे फोकस करके कुछ फायदा भी नहीं क्योंकि वो वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल है वो, जी। तो कुछ ज्यादा वहां पे मिलेगा नहीं। अब एक और मेरा जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझे जो इन्वेस्टर से बहुत आता है, एक तो ये एसेट एलोकेशन वाला जो मैंने आपसे पूछा है ना, अलग अलग फंड वाला, कि म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर है। जब बैंक से पैसा कुछ इधर उधर हो जाता है, बदमाशी बैंक में हो जाती है, तो म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर है, ये चीज आप इसको कैसे देखते हो और उस आर्किटेक्चर में आप उसको सिक्योरिटी के लेवल पे कहां मानते हो? अगर आप एक जितना कॉमन लैंग्वेज में आप बता सकते हो कि सिक्योरिटी को सामने वाला समझे कि अच्छा म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर है, उसको मैं कैसे विजुअलाइज करूं? सो ये म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसी की वजह से इन्वेस्टर की का काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी है। हम्म। म्यूचुअल फंड प्रमोट एक कंपनी करती है, उसको लेट्स से प्रोमोटर बोलते हैं। वो हम्म। एक दो जनों को अपॉइंट करती है, एक है फंड मैनेजर, हम्म। या जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंतर्गत आते हैं, जिसका मैं एम्प्लॉय हूं। अब ये कंपनी इन्वेस्टर के हित में काम कर रही है कि नहीं, उसके लिए एक अलग सेटअप क्रिएट किया जाता है जिसको ट्रस्ट बोलते हैं, और उस ट्रस्ट के जो मेंबरान होते हैं उनको ट्रस्टी बोलते हैं। इनका काम हम्म। ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है, देख रही है, लेकिन वो हम्म। सही तरीके से मैनेज कर रही है कि नहीं, और इन्वेस्टर्स का ध्यान और हित उनके ध्यान में है कि नहीं, ये ट्रस्टी का काम। हम्म। जो शेयर्स या जो सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड लेती है, या गोल्ड फंड में गोल्ड यूनिट्स ले रही है, या शेयर्स इक्विटी फंड में ले रही है, या हाइब्रिड में जैसे भी है, वो सब हम्म। कुछ एक कस्टोडियन के पास रखा हुआ है। हम्म। वो कस्टोडियन ट्रस्टी का है। हम्म। ट्रस्टी देखेगा कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है ये सही तरीके से है भी, और जहां पे है यानी वो सही मूल्यांकन उसकी सही हो रही है, उसकी वैल्यूएशन ठीक है, उसके सब कुछ है। सो ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन देर आर मेनी कंट्रोलिंग
फैक्टर्स विद इन दिस इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग फिगर्स है। हम जो मैनेज कर रहे हैं उस पे भी कई सारे ऐसी चीजें हैं, पाबंदियां हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर्स है, जिससे कि हम मैनेज करने का तरीका भी सही हो। बट सबसे बड़ा डर लोगों को अपने प्रिंसिपल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेके है। वो म्यूचुअल फंड का तरीका ही ऐसा है कि वी आर मैनेजिंग फॉर द इन्वेस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्टीज। तो हम तो कहीं लेके नहीं जा सकते। ये आपने जो अभी लास्ट लाइन बोली, हम कहीं लेकर के नहीं जा सकते। मैं एक बार आर्किटेक्चर देख रहा था तो उसमें सीधा सीधा था कि जो पैसा जाता भी है वो कभी एएमसी तक जाता ही नहीं है। पैसा पैसा ट्रस्ट के पास जाता है। एंड इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज हैं, जो आरटीएज हैं, उनके पास डेटा होता है। फंड मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने का, यानी ब्रेन है, वो ब्रेन है, बट दैट ब्रेन कैन नॉट टच। इट्स लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर हेल्प तो कर रहा है एनालिसिस करने में, बट दिस कंप्यूटर कैन नॉट टच माई फिजिकल थिंग्स। तो बिल्कुल ऐसे एएमसीज हैं, दे कैन नॉट टच द मनी, बट दे कैन ऑफ कोर्स गिव द गाइडेंस ऑन द मनी। एम आई बिल्कुल थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, या फिर इसमें कुछ और एडिशन बिल्कुल है? है। और ये जो पूरी जो एनवायरनमेंट जिसके अंदर ये जो कई सारे व्हील्स इन मोशन चल रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर रेगुलेटेड अंडर द गवर्नमेंट। इट इज अंडर सेबी। एवरी म्यूचुअल फंड अपने आप को शुरू करने से पहले सेबी के पास जाके लाइसेंस लेती है। लाइसेंस लेते वक्त कई सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आपके ट्रस्टी कौन है, आपके मैनेजर कौन है, आपके प्रमोटर क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। स्कीम्स लॉन्च करने से पहले सेबी के पास जाना पड़ता है कि आप किस तरीके से किसी स्कीम को मैनेज करोगे, उसका बैंकर, कस्टोडियन, पैसे के रख रखाव का कैसे आप करोगे, सारा कुछ देना पड़ता है। और सिर्फ एक बार नहीं देना पड़ता, सालाना ऑडिट में ये चीजें निकल के आती कि आपने जिस हिसाब से लोगों का पैसा लिया, क्या आप उसी तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस, स्टार्ट ऑफ द कंपनी, रनिंग ऑफ स्कीम्स, ऑडिट ऑफ स्कीम, सब में ये चीज आता है। तो और एक पॉइंट में और भी देख रहा था, आप मुझे रेक्टिफाई करिएगा, कि जिस अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट हुआ है, रिडेम्पशन भी उसी अकाउंट में होता है। बिल्कुल तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा स्टेप लगा कि सिक्योरिटी के हिसाब से, कि अगर जिस अकाउंट से पैसा आया है, रिडेम्पशन भी उसी अकाउंट में किया जाएगा। तो ये अपने आप में काफी सिक्योर हो गया कि पैसा कहीं और इधर उधर जा ही नहीं सकता। बिल्कुल है कि, और वो भी जिसके नाम पे वो फोलियो, जिसको विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फोलियो, आप जो भी बोलना चाहे उसको, जिसके नाम पे उन्हीं के बैंक अकाउंट में जाएगा। सो इट कैन नॉट जस्ट बी, मतलब आप ट्रांसफर और ये सब अलाउड है, बट दैट इज अ लीगल मैटर, वो डिफरेंट चीज है। बट करेक्ट। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है कि इन्वेस्टर कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो ये बहुत ही अच्छा और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जो आपने बताया है, क्योंकि इतने अथॉरिटी वाले पर्सन जब ये कहते हैं तो एक इन्वेस्टर्स में ट्रस्ट जाता है कि भाई जिस प्रोडक्ट का यूज करके मैं अगले 15-20 साल वेल्थ बनाने वाला हूं, उसकी सिक्योरिटी क्या है और मैं कैसे विजुलाइज करूं। जहां पे बैंक इतना स्ट्रगल कर जाते हैं, कहीं इधर न्यूज आ रही है, उधर न्यूज आ रही है, बैंक अकाउंट से ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर है, इसलिए सेगमेंट हमने ये रखा हुआ था। एंड थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दिस। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है रिस्क पे, साइकिल्स पे, एंड एक तरह से रियलिटी चेक पे। जब मार्केट एक्चुअली चलता है तो ऐसा लगता है कि हर इन्वेस्टर स्मार्ट है, लेकिन जैसे ही डाउनवर्ड चालू होता है तो ऐसा लगता है कि ये मैंने गलती कर दी क्या इस मार्केट में आकर के। तो इस वोलेटिलिटी को, इसके पहले अभी हमने काफी कुछ कवर भी किया है, बट फिर भी मैं चाहता हूं फिर से इस पे हाईलाइट करें कि इस वोलेटिलिटी को देखने के लिए, समझने के लिए और इसको झेल के आगे बढ़ने के लिए क्या क्या माइंड में होना चाहिए एक इन्वेस्टर के, कि भाई इसको मैं झेल जाऊं, इसको मैं पार कर जाऊं। तो मेरा इसमें बहुत, मैं कई लोगों को अब बोलने लगा हूं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इज नाउ अबाउट हाउ टू स्टे स्टिल फॉर द फर्स्ट 5-6 ईयर्स। कि पहले 4-5 साल आपने अच्छे दिशा पे अगर कोई चीज शुरू किया है तो वो शुरू में उसका काम है हल्का फुल्का आपको डराने का। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि वॉलेटिलिटी पढ़ना, उसके बारे में बात करना और वॉलेटिलिटी को अपने अकाउंट स्टेटमेंट में देखना, दोनों फर्क है। ठीक है, मैं एक बहुत एग्जांपल अपने इन्वेस्टर सेशंस में देता हूं कि सांप का फोटो दिखाना और गले में सांप डालने में फर्क होता है। ये विजुलाइज कर रहे हैं तो ही डर लग रहा है। जी, तो वो है, तो वॉलेटिलिटी पेपर में पढ़ना और अपने लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 90,000 देखने में, दोनों में फर्क है। राइट सो वॉलेटिलिटी से किसी को भी डर लगता है। जिसने तो 10 लाख लगा, कैसे करे, इसको पार कैसे करे पर्सन? इसको पार करने का तरीका देखिए। सबसे पहली चीज क्या है कि ये इस मार्केट का फीचर है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कैपिटल मार्केट्स वॉलेटाइल होता है क्योंकि वो लिक्विड होता है।
राइट, लिक्विडिटी नहीं होती तो वॉलेटिलिटी भी नहीं होती। कोई करेक्ट। चीज कल बाजार गिरने वाला है या इकोनॉमी कोई चीज खराब है या किसी कंपनी के बारे में कुछ गलत न्यूज आ गया, हम्म। तो हम्म। आपको क्या लगेगा? कल अगर उसी कंपनी के शेयर्स को नहीं कुछ ट्रेड हो सकते और 6 महीने बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, तो शायद वो कंपनी और वो मार्केट ठीक हो जाए। हम्म। लेकिन आप उस पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपने नहीं किया, मैंने किया, और दो चार और लोगों ने किया। कल भी आपने नहीं किया, कोई और लोगों ने किया, तो तीसरे दिन आप भी प्रेशर आएगा ना बिल्कुल कि मैं सही बात है, रोज इसको प्रेशर आना ही। नीचे देख रहा हूं जाने के लिए, तो क्या मैं गलत हूं? हम्म। तो लोग और इस वजह से वॉलेटिलिटी से इसलिए डरते हैं कि निकाल सकते थे, नहीं निकाला, इसलिए और नुकसान हो गया। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा आई पॉइंट हैव बताया दी कि आई निकाल हैव सकते दी थे। आई हैड दी ईज। हमने बात करी ना थोड़ी देर पहले ईज की। आई हाँ। हैड दी ईज, आई हैड दी चांस ऑफ एग्जीक्यूटिंग, बट मैंने वो चांस हम्म। नहीं लिया। हम्म। तो क्या मैं गलत था? सिमिलरली मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो वॉलेटाइल का हम्म। मतलब होता है कि नीचे जाएगा ऊपर भी जाएगा। ऊपर जा रहा है, मैंने नहीं हम्म। डाला, मे बी आउट ऑफ लेजीनेस, मे बी आउट ऑफ वट एवर। हम्म। अब बगल वाला एक्स शेयर ले रहा है, दोस्त लेट्स से क्रिप्टो ले रहा है, चार हम्म। जने और बात कर रहे हैं, वीकेंड में दोस्तों से मिले, वो भी उसी फोन या उसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करे, मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं तो फिर ग्रुप थिंक में लूंगा ना। तो वॉलेटिलिटी दोनों तरफ होता है। इसका इलाज ये है कि क्या आपको वो पैसे की सच में जरूरत है, तो अभी हम्म। निकाल लीजिए, वॉलेटिलिटी मत देखिए। हम्म। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट व्हेन यू हैव मनी, द बेस्ट टाइम टू टेक आउट इज व्हेन यू नीड द मनी। हम्म। जरूरत है, जरूरत नहीं है। जब लगाया हम्म। था तो क्या सोच के लगाया था कि हम्म। 5 साल, 15 साल, 20 साल तक लगाएंगे। तो आज जो गिरावट है वो शायद मौका है अपना कॉस्ट नीचे करने के लिए। वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी है अपना कॉस्ट नीचे करने के लिए। रिटर्न समय देगा हम्म। इफ आई स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग। तो ये- वॉलेटिलिटी कुछ लोगों को डराने के लिए है। 90% लोग शायद डरते होंगे, मैं भी हो सकता हूँ, कभी डरता हूँ कभी नहीं डरता हूँ। वी ऑल हैव डिफरेंट रिएक्शंस एट डिफरेंट वॉलेटिलिटी। बट हम्म। एक चीज याद रखिए कि इकोनॉमी चीजें हमेशा साइकिल्स में चलता है। हम्म। ऊपर हम्म। जाता है, हर वक्त ऊपर नहीं रहता है। करेक्ट। और नीचे जब आता है तो ये उसकी बिहेवियर, ये फीचर है इसका, ये इसका नेगेटिव नहीं है। हम्म। अब आप फीचर को कैसे इस्तेमाल करते हैं आप पे डिपेंड करता है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इसी चीज को अगर मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना चाहूँ कि जिसको वेल्थ बनानी है, तो वेल्थ बनाने के लिए बड़ा रोल किसका है, रिटर्न का या बिहेवियर का, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ज्यादातर टाइम बिहेवियर ही होता है। हम्म। एंड आई विल ब्रेक इट अप, व्हाट डू आई मीन बाय बिहेवियर। हम्म। क्योंकि वाई आई से बिहेवियर, क्योंकि हमने कुछ देर पहले बोला कि कंट्रोलेबल से पैसा बनेगा। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। हाँ, आपने दूसरी चीज क्या बताया कि बिहेवियर से बनेगा या रिटर्न्स। रिटर्न से बनेगा। अब रिटर्न्स बाजार देती है, मेरे कंट्रोल में करेक्ट। नहीं है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर, मैंने कहाँ पैसा लगाया, उससे बनती हम्म। है हम्म। पैसा। बिहेवियर मेरे कंट्रोल में क्या है? आई स्टार्ट अर्ली, हम्म। वो मेरे, दैट इज अ बिहेवियर। हम्म। आई स्टे इन्वेस्टेड ड्यूरिंग बैड टाइम्स, इट्स अ बिहेवियर। मैं करेक्ट। अपनी जरूरतों को अपने आमदनी से थोड़ा नीचे रखता हूँ, हम्म। दैट इज बिहेवियर। दैट इज बिहेवियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द सिंगुलर थिंग विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू बी एबल टू मेक मनी। हम्म। Because the objective of money is not by itself. The objective of money is that it allows you control over your time. करेक्ट। Right? So that is the objective of money. कि finally हम सब समय के लिए we are, what we have only limited is time. उस टाइम में या तो मैं काम करूंगा या फिर मैं किसी के लिए काम करूंगा, खुद के लिए काम करूंगा, या फिर I use it for myself. If I want to use it for myself, I need money. हम्म। So I cannot be having busy and give away my time only to acquire money, which in the end I don't have time. आई थिंक वो तो So दोनों साइड के ना रहे फिर। exactly. So what I'm saying is behavior, कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरी हम्म। जरूरतें और आमदनी के बीच का फर्क, मैं अपनी जरूरतों को रोक रहा हूँ लेकिन आमदनी बढ़ा रहा हूँ, तो जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है मेरा बढ़ता जा रहा है विद टाइम। हम्म। दूसरा, मैं गॉट इट। वॉलेटिलिटी को फीचर बना के उसको इस्तेमाल करूं। मतलब वॉलेटिलिटी का मतलब, वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हम्म। वो मिस नहीं होना चाहिए, वो बिहेवियर का पार्ट है। ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला, जो इसके पहले भी आपने बताया कि जब मेरे पास पैसा है तो वही बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, और जब मेरा गोल नजदीक आ गया तो वही बेस्ट टाइम है विड्रॉ करने का। ना कि मार्केट को देख करके मैं डिसीजन लूं, क्योंकि मार्केट
कंट्रोल में नहीं है, जो आपने कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड वाला चीज़ बताया कि क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मुझे बहुत प्यारा पॉइंट लगा है। और डेफिनेटली जो ऑडियंस है उनको भी ये पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए कि गोल बेस्ड हमारा अप्रोच होना चाहिए, ना कि मार्केट बेस्ड। अभी अगर आपको लेट्स से 25 साल पीछे जाना हो, अगर आप जब 25 के थे, यंग थे, और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी हो, तो आपका क्या अप्रोच होगा? अगर मैं दोबारा शुरू करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले 5-10 साल मैं अपने इन्वेस्टमेंट और चीजों की लालच को रोक पाऊं। वो मुश्किल होता है अगर सभी के हाथ में वो सेम फोन है और वो महंगा फोन है, तो फिर आई डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट आउट। इट टेक्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एबल टू टेक दैट कॉन्ट्रेरियन कॉल एंड बी द स्टैंड आउट इन द क्राउड। आई बिलीव इन दैट, बट विद इन दैट इफ all I can do is that, as I said, कि start early। एंड अगर मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा, 25 साल पहले मुझे कोई बताता नहीं कि इतना जीडीपी ग्रोथ एन होगा, तो मैं ये पूछता कि अगर इंडिया ग्रो कर रहा है और मैं उसी इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट हूं, तो मैं इससे कैसे पार्टिसिपेट कर सकता? इसमें कई सारे तरीके होते हैं। मुझे लगता है कैपिटल मार्केट्स, उसमें इक्विटीज, उसमें म्यूचुअल फंड, एंड म्यूचुअल फंड में उसके थ्रू एसआईपीज वुड हैव बीन अ वेरी गुड वे। सिर्फ एक चीज करना चाहिए था 25 साल पहले कि मैं शुरू करता और हर साल अपना अमाउंट बढ़ाता। अगर मैं हर साल अपना अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट भी बढ़ा लेता लोकेश जी, लोग तो कहते 10-10% बढ़ाइए, 10-10% बहुत बड़ा होता है। करेक्ट। राइट, 11,000, 10 का 11, 11 का फिर और 1100 एवरी टाइम 10% लुक्स वेरी इजी टू से। ऐसा होता नहीं है, वो भी कंपाउंडिंग ही हुआ ना सेविंग्स बढ़ाने का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट इफ आई एम एबल टू अचीव दैट, आई थिंक 90% of the battle is in your favor. You have achieved 90% of what you set out to do. तो आपने बोला कि यस, मैं जल्दी चालू करता, इन समय समय पे जैसे जैसे मुझे कैपेसिटी मेरी बढ़ती जाती, इमीडिएटली मैं बढ़ाने का प्रयास करता, अगर मैं आज इसको 25 का होता और चालू करता तो। करेक्ट। बिल्कुल। इस पूरी जर्नी में, जैसे आपने ये पूरी अपनी जर्नी बताई कि मैं ऐसा होता ऐसा करता, इस जर्नी में एक एडवाइजर, गाइड, मेंटर का आप रोल कैसे देखते हो? कि जरूरत है भी या नहीं जरूरत है? क्या बंदा डायरेक्टली खुद से पार कर जाएगा ये जर्नी 15-20 साल की? आप इस रोल को कैसे देखते हो? कहां कहां पे आपको लगता है जरूरत है, कहां पे आपको लगता है कि शायद जरूरत नहीं है? मैं तो मानता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं ये जरूरत मार्केट की वॉलेटिलिटी या कौन से इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा लगाना है इसलिए एडवाइजर की जरूरत से मैं नहीं समझता। कहने का मतलब है एडवाइजर भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल कौन सा स्टॉक या कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सा एसेट क्लास चलेगा। करेक्ट। राइट। तो वो चीज, जैसे वो भी इंसान है, उनके पास भी वही इंफॉर्मेशन है, उनके पास समय थोड़ी ज्यादा है, समझदारी होगी, क्योंकि ये उनका बिजनेस है या उनका पेशा है, उनका प्रोफेशन है, तो उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी होगी इसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें एक एडवाइजर करते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है। पहला चीज जो वो कर सकते हैं और जो मैं नहीं कर पाता, इज दैट कि वो मेरा एसेट एलोकेशन बरकरार रखते हैं या समय के हिसाब से मेरा एसेट एलोकेशन मैनेज कर लेता है। ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कभी कभी मेरे को ओवर या अंडर एलोकेट करने से गाइड लेते हैं, दोनों तरफ। राइट। मैं आज भी देखता हूं, आपके पास, आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख लीजिए, अब तो हर हफ्ते आने लगा है लोकेश जी। पहले तो एटलीस्ट साल में एक बार आता था कि कौन से सेक्टर चले, कौन सा कैप चला, कौन सा एसेट क्लास चला। अब तो हर महीने आने लगा है। करेक्ट। राइट। 90% इन्वेस्टर्स से जो मैं मिलता हूं वो यही कहते हैं कि ये जो टॉप वाले सेक्टर चल रहे हैं, आपने इसमें क्यों नहीं हमारे पैसे लगवाए? और जो नीचे वाले सेक्टर होते हैं कहते हैं साहब आपने यहाँ पैसा लगवा दिया, ये तो गलत जगह लगवा दिया। एक्चुअली इट इज काउंटर इंट्यूटिव। जो ऊपर आपका बन गया पैसा वो हर साल ऊपर नहीं रहेगा। करेक्ट। और सिमिलरली जो नीचे है वो अगले साल हमेशा उसकी साइकिल ऊपर होती है। ये चीज मैनेज करने के लिए एडवाइजर काम आते हैं। बट उससे ज्यादा जरूरी मैं एडवाइजर ऐसे समझता हूं इस दैट, और ये मैंने कोविड के टाइम देखा, आपकी बुक कीपिंग, आपकी लेगेसी मैनेजमेंट, आपकी फैमिली के पास खुद ही आधे लोगों को नहीं पता रहता है कि कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या किया, आपका एनीवन और सर्वाइवर हर जगह है कि नहीं, नॉमिनी है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, ये चीज आपके एडवाइजर मैनेज करते हैं। नॉट ओनली दैट, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, जिनके साइज ऑफ पोर्टफोलियो बड़े हो जाते हैं, वो कई सारे इन्वेस्टमेंट अंदर होता है, आता है, जाता है एंड सो ऑन, और वो होगा ही विद टाइम। एडवाइजर ही आपके टैक्स की तैयारी करके देते हैं कि साहब इतना अमाउंट आपका बना है, इतना आपका टैक्स लगेगा एंड सो ऑन। वो टैक्स की अंडरस्टैंडिंग, मैं खुद इस इंडस्ट्री में रह के मैं नहीं कहूंगा कि मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो अपने आप में अलग एक सब्जेक्ट मैटर है। करेक्ट। राइट। वो टैक्स की मैनेजमेंट या आपकी जो पेपर फाइलिंग होनी चाहिए, जो आपकी
सिर्फ अच्छे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना होनी चाहिए, आपकी अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ करेक्ट रिपोर्टिंग और स्ट्रक्चरिंग भी होनी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही ये बात है। सब अगर आप खुद करने की आपके पास समय है, समझदारी है, और आप वही चीज समझा के पूरे एक बुकलेट में अपने फैमिली को दे सकते हैं, तब तो हम्म। आई वुड से मतलब लिटरली यू आर अ जीनियस। हम्म। प्रॉब्लम क्या है, एडवाइजर को लोग ये समझते हैं कि इसको पता होगा कि कल क्या चलेगा। सही बात है। एडवाइजर वो है जो आपकी पोर्टफोलियो और आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चले। हम्म। He is not a future fortune teller. He or she is somebody who will manage the whole thing for you so that your life becomes easier. And money is made available for your family and for yourself at the time of need. गॉड, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। अगर आप सारी चीजें खुद कर सकते हैं, हम्म। हम्म। प्लीज मैनेज। आपको इन्वेस्टमेंट की भी समझदारी है, और इन्वेस्टमेंट की ट्रैकिंग, एसेट एलोकेशन, पेपर वर्क, एंड नेक्स्ट इन लेगेसी हम्म। हैंड ओवर। फाइनली जो जमा पूंजी हम हैंड ओवर करेंगे, कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको सब समझ में आता है, मतलब आई एम टेलिंग यू इट्स अ ग्रेट स्किल। इफ यू कैनॉट डू इट, हैव समबडी हु विल लिव विथ यू थ्रू द होल इन्वेस्टमेंट लाइफ प्रोसेस। वाह, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू सेड। नेक्स्ट सेगमेंट थोड़ा सा लाइट रखते हैं। मुझे आपसे कुछ बेसिक रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर आपको मौका मिले। लेट्स से आपके पास एक्स अमाउंट है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, एसआईपी या लमसम? अगर मेरे पास महीने का पैसा आता है, ऑफ कोर्स एसआईपी। और अगर मुझे उस पैसे की जरूरत 5 साल तक नहीं है, तो मैं लमसम डाल दूंगा। क्या बात है। मैं सेकंड, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से देखूंगा कि मुझे पैसा कब वापस चाहिए। अगेन वो बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो बोला, गोल बेस्ड आप अप्रोच रखेंगे, ना कि मार्केट बेस्ड। नहीं, नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, गोल्ड या इक्विटी? इक्विटी। इक्विटी। सेकंड है, आप कौन सा फंड प्रेफर करते हैं, एक्टिव फंड या पैसिव फंड? आई वुड डू अ मिक्स ऑफ बोथ, बट आई वुड बेट ऑन एक्टिव ऑल्सो एज मच एज आई वुड डू ऑन पैसिव। गॉट इट। वन हैबिट जो हर इन्वेस्टर को बिल्ड करनी चाहिए आपके हिसाब से? रेजिलियंस, कि मार्केट वॉलेटाइल होगा, जान के चलिए वो आपका दोस्त है। पहले वो आपको डराएगा, आप जब तक नहीं डरेंगे, जब आप डरना बंद कर देंगे, वो आपका दोस्त बन जाएगा। क्या बात। लास्ट क्वेश्चन, एक मिस्टेक जो आप चाहते हो कि हर इन्वेस्टर तुरंत के तुरंत बंद कर दे? रोज इन्वेस्टमेंट को देखना और उससे इमोशनल और प्रभावित होना। ये आपने इतना प्यारा आंसर दिया ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सही बात है, ये बहुत बहुत डेंजरस चीज है, ये बंद कर देना चाहिए। अगर आप रोज देखेंगे तो आपको थोड़ा दर्द होगा, अगर आप थोड़ा समय समय के बाद साल में देखेंगे, आपको लगेगा कि वाह, ये चीज पहले क्यों नहीं शुरू किया। सही बात है। ये आपने जो मुझे बोला है लास्ट पॉइंट, ये मैं खुद भी फॉलो करूंगा, क्योंकि कई कई बार मैं भी देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट कुछ आपका एक पर्सनल सेगमेंट है, जो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना है, आपका पर्सनल नंबर बताना है। व्हाट इज योर फ्रीडम नंबर? जब भी हम फ्रीडम नंबर के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हर जगह चल रहा है, व्हाट इज योर फ्रीडम नंबर? आप कुछ ऐसे अराइव किए हैं किसी नंबर पे? मैं उस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि ऑनेस्टली सबकी मूविंग टारगेट है। जो अमाउंट मैंने सोचा था कि इतना होगा, तो मेरी लाइफ सेट होगी, ऐसा मैंने 20 साल पहले सोचा था, जब फैमिली, बच्चे सब आए एंड अदर्स। बट विद टाइम वो नंबर चेंज होता है, क्योंकि जरूरतें बढ़ जाती है शायद, या आदतें खराब हो जाती हैं। मेरे ख्याल से तो मेरे साथ तो दोनों ही हुआ है, लाइक एवरी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड। तो मैं अब नंबर टारगेट नहीं रखता, बट आई वुड से दैट अगर आप रखना भी चाहे, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई वुड से एटलीस्ट 6 और 7 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम तो आपको पहुंचना चाहिए। 6 to बट 7 टाइम इसका ट्रिक जो है लोकेश जी, मैं यही समझता हूँ कि टू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट लाइफ अहेड, इट इज नॉट अबाउट कि आप कैसे अपने खर्चे कंट्रोल करते हैं, इज माई लर्निंग। इनकम बढ़ेगा, आप अगर अपने खर्चे और आदतें अगर कंट्रोल करते हैं ना, यू आर अ फार बेटर इन्वेस्टर, बिकॉज द मनी इज नॉट कंट्रोलिंग यू, यू आर अगेन इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम। आप फ्री हो गए जल्दी। गॉट इट, गॉट इट। एंड ये बड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसको मुझे आप शांत मन से बताइए कि एक सीबीओ की लाइफ, जब आप सुबह उठते हैं और घर पे लौटने तक, कैसा आपका डेली रूटीन जाता है? काफी हेक्टिक होता है, कई सारे लोगों के साथ कई सारे परामर्श होती है, कई सारी चीजें डिस्कस नहीं नहीं करनी नहीं नहीं, होती ऐसा है। आंसर नहीं चाहिए मुझे। मुझे जानना है कितने बजे आप उठते हैं, तुरंत क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, एकदम मैकेनिकल वाइज मुझे एक बार समझना है कि एक सीबीओ की लाइफ कैसे होते हो जाती है। मैं सुबह उठते ही मेरा पहला काम है कि मेरे पास एक पेट है, तो पहले मुझे उसका ध्यान रखना होता है। ठीक तो है। सुबह पहले मैं उसको तैयार करता हूँ,
हाँ फिर मैं खुद तैयार होता हूँ, ऑफिस आता हूँ, तो हाँ। काफी समय मेल्स पे, लोगों से फोन पे अपनी ही टीम से बात करने में जाता है। फिर कई हम्म सारे रेगुलेटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। शाम को हम्म मैं मान लीजिए 7 साढ़े 7 तक अपने घर पहुंचता हूँ, कभी 8 बजते हैं, खाना खाया, फिर हम्म, घर वाले में रिपोर्टिंग होती है कि भाई मैंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, तो वो उतना ही समय मिलता है 1 डेढ़ घंटे के लिए। हाँ। लग्जरी ये होती है कि किसी दिन अगर आधा घंटा टाइम मिल गया कुछ पढ़ने के लिए, हम्म right? So that is something which I miss in my timing, and then हम्म। go back to sleep again, thinking and so on. That is how a CBO's life is. लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी थी? मैं अभी पढ़ रहा हूँ सर, इधर बुक कॉल ऑफ द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी बाय मॉर्गन हाउसल। मैंने, और एक बुक है मैंने स्टार्ट करी, द बाउंडलेस करके है, एंड अ स्केच बुक हम्म ऑफ विजडम करके है, विशाल खंडेलवाल की 2 किताबें हैं। वो हम्म मैंने ले रखी हैं, वो चल रहा है अभी, बट आई हैव बिकम अ स्लो रीडर and that is not something I'm very happy with. So I think it's a good day if I've spent say 25 to 30 pages of reading, but wo, it is becoming far in between. फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ हाइपर फोकस। I need that to become focused to one task at a time. मुझे भी लगा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। Yeah, I think it's a waste of time. मैं खुद करता हूँ, फिर मुझे खुद लगता है कि ये क्या किया है। And next is how do you measure and communicate the success of your funds or your AMC to the investor? I would measure it in the fact that we have been able to touch many more lives. Every folio या every account जो हमारे साथ खुलता है, I would take it as an opportunity to touch somebody's life. उनके लाइफ में कई सारे गोल्स होंगे, कुछ होंगे, उन्होंने, उनके पास कई सारे विकल्प थे, हम्म उन्होंने हमें चुना हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए। मैं तो यही सोचूंगा कि जब तक वो हमारे साथ इन्वेस्ट करे, उनका हम्म एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे। वाव तो शायद हो या ना हो, मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट दे शुड हम्म। say that कि this investment or this was a good choice. It helped us achieve from going from A to B in their life. If we are able to achieve that, I would say it's a very good job done. बहुत ही बढ़िया। सेम सिमिलर टाइप ऑफ थॉट मेरा भी रहता है कि जो मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक उनके गोल के समय पैसा अवेलेबल हो, चाहे जैसे चाहे जहां से हो, कितना रिटर्न आया उस पर कैलकुलेशन नहीं है, गोल के समय पैसा अवेलेबल हो। एंड मैं चाहता हूं कि जितने भी इन्वेस्टर हो सब एटलीस्ट लाइफ में पहला 1 करोड़ जल्दी से जल्दी देखें कि भाई 1 क्लिक पे अवेलेबल है। दिस इज जस्ट अ माइलस्टोन, ऐसे मेरे माइंड में कई बार Yeah, आता it's good to have a numerical factor. I would say कि AU में उन सबसे ज्यादा ना, I would like to be, I really appreciate those AMCs जहाँ पे number of families folios ज्यादा है, which means आपने ज्यादा लोगों की लाइफ टच की है। है। करेक्ट। तो मेरा मिशन अभी यही चल रहा है, 2030 तक मैं एटलीस्ट 1,000 फैमिलीज को 1 करोड़ पहुंचने में हेल्प करूंगा। हाँ, तो मैं, इट इज फॉर मी, इट इज नंबर ऑफ पीपल फैमिलीज व्हाट टच किया। एयूएम इज एन आउटकम, अगर हमारा एक्सपीरियंस करेक्ट। अच्छा देंगे तो वो खुद ब खुद अपने आप पैसा बढ़ता रहे। Exactly, exactly. Now we are in the closing segment. What advice would you give to retail investors जो इस मार्केट में, करंट मार्केट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, नेविगेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जोश में आकर के लास्ट 1 डेढ़ साल में स्मॉल कैप में डाल दिया था पैसा क्योंकि वो बहुत भागा, लेकिन लास्ट 1 डेढ़ साल में स्मॉल कैप चल रहा है नेगेटिव, तो वो नेविगेट कैसे करें इस मार्केट को, क्या करना चाहिए उन्हें? आपको अगर इंडियन मार्केट या इंडियन इक्विटीज कंपनीज इकोनॉमी पे अगर आपको लगता है कि मोरलेस इसका ट्रेजेक्टरी ठीक है, अपसाइड है, बीच बीच में हर चीज ऊपर नीचे होता रहता है, बट अगर आप अपनी अवधि बढ़ाएंगे, आपको दिखेगा कि ये वॉलेटिलिटी भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी। अभी हो सकता है आपने जो पहले लगाया है उसके उसको देख के अगर आज आप निर्णय लेंगे तो शायद आपको लगेगा कि गलत निर्णय है, लेकिन वो पास्ट में हो चुका है। हम पास्ट को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। आज का मार्केट, आज की सिनेरियो ये है कि चीजें उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है जो हमें 1 साल पहले शायद नजर आ रही थी। क्या अगले 5 साल तक कभी भी हमेशा ऐसे ही दिखेगा? आंसर है नहीं। चांसेस है कि ना हो, जीरो तो कोई चांस नहीं होता, बट यहां इतना हर वक्त रहे ऐसा नहीं होगा। सो देन दिस बिकम्स की, वही मैं कह रहा हूं, कंट्रोलेबल ये है कि आप अपनी अवधि अगर देखेंगे, इन अ पीरियड ऑफ 20-30 years, दिस 1-1.5 years मेक्स नो, रिमेंबर, नो, हैज नो बेयरिंग। आप किसी भी इन्वेस्टर को पूछ लीजिए, लोकेश जी आपके पास इतने सारे हैं, कि उनको 5 साल पहले का मार्केट सिम डेट पे अवे याद है, एनएवी याद है? नहीं याद होती। नहीं याद है किसी को, नहीं मुझे भी नहीं याद आपको है। खुद के याद नहीं होगा, लेकिन आपको हाँ। पता है कि एक मोरलेस रिटर्न बन गया था, तो क्या हुआ? आपने कुछ स्पेशल नहीं किया, आप बस उस पॉइंट से दूर होते गए, अपने आप बॉडी के ऊपर मसल बनता गया, एंड सो ऑन, इट बिकेम अ
लिविंग योर इन्वेस्टमेंट ग्रू अप। बस यही मेरी है कि मैंने बताया कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा इनपुट जो इन्वेस्टर लाता है वो है समय, नॉट द अमाउंट। इसी से मिलता जुलता मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको एक लाइन में बताना हो, आपके हिसाब से, आपने जितना इसको लिव किया है और इतना फंड मैनेजमेंट होते हुए देखा है, वेल्थ का असली सीक्रेट क्या है आपके हिसाब से, वन लाइन? कंट्रोल ओवर योर ओन टाइम। उतना पैसा है उसके लिए काफी है जो कि जिसमें कि जो आदमी अपने अपने समय के ऊपर उसका कंट्रोल है, वो सुबह उठता है, अपने अपने हिसाब से अपना काम करता है। उसको ये नहीं दौड़ना कि इसका इस चीज के लिए उस चीज के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। ऐसे आदमी को फाइनली पैसा उसको चेस करता है। क्या बात। सो दिस वाज अवर डिस्कशन गाइज। आई होप आप सबको इसमें से लर्निंग मिली होगी इस पूरे पॉडकास्ट से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, थॉट है, व्यू है, प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेगमेंट एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोस। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद। थैंक यू थैंक यू लोकेश सो जी। मच